हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। तो आज आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। नए वर्ष के बाद यह ही बहुत ही रोचक और ऐसी चैप्टर है जिसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जहां से कम 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण चैप्टर को बहुत ही रोचक ढंग से हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसको समीकरण के रूप में कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी होगी कि कौन सी क्रिया भौतिक है और कौन सी अभिक्रिया रासायनिक है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं, कुछ फिगर है, फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है लोहे में जंग का लगना। अगर लोहा होता है तो उसमें जंग क्यों लगता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरा है कोयले का जलना। कोयला जलता है तो इस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या किस प्रकार की अभिक्रिया है। दूध का फटना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। परमाणु बम का विस्फोट होना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? व्हाट डू मीन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो उनमें कुछ अन्य पदार्थ बनते हैं, उनके अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अन्य पदार्थ बनते हैं। इस नए पदार्थ को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे दूध के फटने से दही का बनना, लोहे में जंग का लगना, लकड़ी का जलना, परमाणु बम का विस्फोट करना, दूध का फटना, ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया के रूप है। आइए आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझना। यहां पर हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है कि जिनके रासायनिक गुणधर्म उनसे भिन्न होता है जिनसे ये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इन बातों को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वह ऑक्सीजन से करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया जो होगी Mg+O2 = MgO। देखिए यहां पर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जबकि राइट साइड में 1 है। अब आइए इसको संतुलित भी करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी होता है। चूंकि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में राइट के लेफ्ट में MgO के पहले 2 से गुणा कर देते हैं। तो ऑक्सीजन तो 2 होता है लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है। अब मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में 1 है तो उसको भी 2 बनाने के लिए मैग्नीशियम के पहले 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार 2Mg+O2, मैग्नीशियम का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। आइए हम केमिकल इक्वेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले नए पदार्थों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना ही
रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले नए पदार्थों को एक समीकरण के रूप में लिखना या अभिव्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें और बताएंगे। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसमें कभी एक होते हैं, कभी दो पदार्थ होते हैं। अगर एक पदार्थ है तो अभिकारक कहलाता है, अगर दो पदार्थ है तो उसमें अभिकारक और दूसर का पदार्थ अभिकर्मक कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अगर एक है तो अभिकारक, अगर एक से अधिक है तो अभिकारक और अभिकर्मक होता है। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर AgNO3 जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, यह जब कॉपर की उपस्थिति में आता है तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर को रिमूव कर देता है तो रेसिड्यू के रूप में आ जाता है। तो AgNO3 प्लस Cu पूरा पूरा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, जो कि तीर की बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ आपको देख सकते हैं कि AgNO3 प्लस Cu यह दोनों मिलकर अभिकारक का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए तीर के दाईं ओर चलेंगे तो CuNO3 प्लस Ag बनता है। तो यह दोनों मिलकर उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब यहां पर देखिए दो अभिकारक या उत्पाद के बीच जो प्लस का चिन्ह है, चिन्ह लगाते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद होता है तो वहां प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में आता है। अब यहां पर हम बात करेंगे उत्प्रेरक क्या है। व्हाट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया में क्या महत्वपूर्ण या रोल है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अब है हमारा हेडिंग उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक शब्द से उत्प्रेरणा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा भी देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। यह अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है। तो कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक सीधे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन भाग लेने वाले पदार्थों की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखा जाए तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2 आपस में क्रिया करके 2MgO बनाता है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब क्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, यह प्रश्न दिमाग में उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो बता दें प्यारे बच्चों, ताकि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए और द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू हो सके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि जितना ग्राम अभिकारक भाग लेता है उतना ही ग्राम आपका उत्पाद बनता है। तो कहने का मतलब उसमें के द्रव्यमान में लाश नहीं होता है। इसी को द्रव्य अविनाशता का नियम भी कहते हैं या द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक बात है। आइए हम आगे की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों।
अब दूसरा अभिक्रिया है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई एक अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अपघटन क्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम चाहे वियोजन अभिक्रिया कहें चाहे अपघटन अभिक्रिया कहें, दोनों का आशय एक ही होता है, लेकिन यह बाह्य कारक के प्रभाव में ही होता है। बाहरी प्रभाव एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के आधार पर सूर्य का प्रकाश 2AgCl पर जब पड़ता है तो 2Ag प्लस Cl2 गैस में अपघटित हो, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में देखें तो सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है, इसको हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या इंग्लिश में इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आइए उष्मा में हीट में देखें, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में वियोजित हो जाता है। इसको हम उसमें अपघटन अभिक्रिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। 2H2 लिक्विड जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस में यह वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को विद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो वियोजन अभिक्रिया है या विद्युत अपघटन अभिक्रिया है यह तीन भागों में होता है। तो कौन कौन सा हुआ? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, उसमें अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको भलीभांति पढ़ो और समझने का प्रयास करो। तो जब भी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होगा यह बाहरी प्रभाव के कारण होता है। जब पदार्थ पर बाहरी प्रभाव पड़ते हैं तो यह अभिक्रिया होती है। अगर बाहरी प्रभाव को जीरो कर दिया जाए तो यह अभिक्रिया नहीं होती है। आइए हम आगे की तरफ देखने। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर बड़ी रोचक कहानी है प्यारे बच्चों। देखिए A प्लस BC AC प्लस B, यहां पर देखिए एक फिगर बनाया गया है कि A जो है अधिक क्रियाशील है, मतलब मोर रिएक्टिव है, और जो BC है वह कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है। तो जैसे ही A BC पर अटैक करता है तो AC को अपने फेवर में ले लेता है, AC के साथ क्रिया करके AC बना लेता है और B को उस BC से अलग कर देता है। तो इसमें क्या आपका निष्कर्ष निकला बेटा कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? एकल विस्थापन। देखिए यहां पर लिखा उदाहरण में, पेपर में यही आएगा, ऐसा ही आता है। कैसे? फेरस हमारा एक धातु है, सॉलिड है। वो जब एक धातु कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, इस पर क्रिया कराई जाती है तो फेरस सल्फेट का एक्वस मतलब जलीय विलयन प्राप्त होता है और कॉपर सॉलिड के रूप में, रेसिड्यू के रूप में नीचे बैठ जाता है। कहां? विलयन के तली के नीचे। तभी आप लोग चीनी अगर पानी में घोलते होगे तो चीनी पानी में नीचे बैठा होता है। ठीक वैसे ही कॉपर जो है फेरस सल्फेट के विलयन में नीचे सॉलिड के रूप में बैठ जाता है। यह कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए यहां पर एक सक्रियता श्रेणी द रिएक्टिविटी सीरीज है। कौन कितना ताकतवर है उनकी ताकत की घटता हुआ क्रम लिखा गया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है
उसमें से कुछ तत्वों की क्रियाशीलता को यहाँ पर हमने दर्शाने का प्रयास किया है और उसी रासायनिक अभिक्रिया जो दर्शाया गया है उनके ही क्रिएटिविटी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व है उसका नाम पोटेशियम है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम सोडियम है, जो तीसरे नाम पर है वो कैल्शियम है, जो चौथे नाम पर है वो मैग्नीशियम है, जो चौथे नाम 5वें नंबर पर है एल्युमिनियम है, 6वें नंबर पर जिंक है और 7वें नंबर पर आयरन है, 8वें नंबर पर लेड है, उसके बाद में हाइड्रोजन है, फिर कापर का नंबर आता है, फिर मरकरी का नंबर आता है, फिर चांदी का नंबर आता है, फिर सोल्ड का नंबर आता है। मतलब यहाँ सोने का और कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील सोना है। तो जो तत्व ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर यह सीरीज हमको याद रहे तो हम इसको आसानी से भली भांति समझ सकते हैं कि कौन रासायनिक अभिक्रिया करेगा और कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक आयरन से ऊपर है, इससे स्पष्ट है कि जिंक की क्रियाशीलता आयरन की क्रियाशीलता से अधिक है। तो जब जिंक फेरस सल्फेट के संपर्क में आता है तो जिंक सल्फेट बनाएगा और फेरस को विस्थापित कर देगा, क्योंकि यह अभिक्रिया होगी क्योंकि जिंक फेरस के ऊपर है, अधिक क्रियाशील है और जिंक फेरस को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेगा। तो इस प्रकार इस सीरीज को याद करने से ही हम भली भांति समझ सकते हैं कि यह कोई रासायनिक अभिक्रिया जो दी गई है वह वास्तव में होगा या नहीं होगा। होगा तो क्यों होगा? क्योंकि जो विस्थापित करेगा वह अधिक क्रियाशील होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अगर विस्थापित करने में समर्थ नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होगा। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। अब यहां पर चौथा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, एकदम डन समझिए कि उसी प्लीज इसको आप लोग पहले लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आज का जो ये क्लास है बहुत ही आनंददायक होने जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को पढ़कर भी आपको आनंद आ जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर देना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में दो अभिकारकों अपने आयनों में अदली बदली एक्सचेंज ऑफ आयन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी, ए प्लस बी माइनस प्लस सी डी, सी प्लस डी माइनस, ए प्लस है डी माइनस के साथ और सी प्लस है बी माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगर इस प्रकार से अभिक्रिया होती है जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया होने के लिए दो यौगिक का होना अनिवार्य है। अगर दो यौगिक में नहीं होगा तो द्विविस्थापन यौगिक संभव नहीं होगा। आइए उदाहरण से देखते हैं। सोडियम नाइट्रेट पर जब सिल्वर क्लोराइड का अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बनता है। देखिए सोडियम नाइट्रेट है, उस पर सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सिल्वर के साथ क्लोराइड के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक बनाता है। उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट का सफेद चमकती हुई परत बना लेता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। उष्मा का खेल, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। उष्मा का भी दो रूप होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है उसको अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए हम देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, हीट इज रिलीज्ड, द रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज रिलीज्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा देनी पड़ती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसको हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन व्हिच द एनर्जी एब्जॉर्ब
दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए हम देखते हैं उष्मा की मात्रा को दाईं ओर प्लस चिन्ह से लगाकर लिखते हैं। क्या कह रहा है भाई, जिसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, उष्मा के तीर के दाहिनी ओर लगाते हैं तो वह आपका प्लस चिन्ह होगा, तो उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा तो तीर के दाईं ओर माइनस चिन्ह को लगाते हैं, उष्मा की मात्रा को दाईं ओर ऋण चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और 94 किलो कैलोरी उष्मा का क्या करता है, उष्मा क्षेप करता है, उष्मा को रिलीज करता है। लेकिन जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आता है तो नाइट्रस गैस बनाता है, लेकिन 45 किलो कैलोरी उष्मा को एब्जॉर्ब करने की बात। तो इस प्रकार किलो कैलोरी, KCl किलो कैलोरी उष्मा का मात्रक होता है। आइए हम आगे देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। यह भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आगे देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए हम ऑक्सीकरण के बारे में जानते हैं। ऑक्सीकरण को अपचयन या ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीकरण के पहले 3 गुण देखते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन जरूर जुड़ेगा, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा। हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन निकलेगा या हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अपचयन में इसके अपोजिट हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है, ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन की कमी होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण होगा, इसको अपचयन कहेंगे। सोडियम में यानी प्लस बनाकर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो यह भी ऑक्सीकरण होगा। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया कर रहा है तो जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन को दर्शा रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर क्लोराइड आयन बना रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए यह अपचयन कहलाता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिडक्शन। यह एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अर्थात एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। तो जब दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रेडॉक्स में रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेकर रेडॉक्स बना है। तो जब जिंक पर कॉपर सल्फेट की क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर निकलता है। देखिए, जिंक पर जिंक के साथ सल्फेट जुड़कर जिंक सल्फेट बनाया तो जिंक के साथ ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई, इसलिए यह ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है, जब कॉपर में परिवर्तित होता है तो 4 ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यह अपचयन अभिक्रिया है। इस प्रकार देखें, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में बदल जाता है। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए अपचयन हो रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर ट्रिक है, सिंगल से डबल चार्ज इलेक्ट्रॉन का त्याग और डबल से सिंगल चार्ज में परिवर्तन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण को दर्शाता है। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण पदार्थ को कैसे पहचानें। पेपर में सवाल आता है, दी गई अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकारक पदार्थ बता दो। तो आइए ट्रिक से समझें। अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइए यहां पर हम समझें
जिंक पर जब हम कॉपर सल्फेट की अपक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर रहा है तो यह अपचायक है। क्या है? अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करने को अलग कर देना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है कॉपर, इसलिए यह ऑक्सीकारक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले वह ऑक्सीकारक कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर ले वह अपचायक कहलाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका हुआ प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर भली भांति नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको समझने का प्रयास करो। आइए अब हम पढ़ते हैं संक्षारक कोरेशन के बारे में। धातुओं का नष्ट होना, जब कोई धातु अपने आसपास नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। क्या है परिभाषा, एक बार और रिपीट कर लो प्यारे। जब कोई धातु अपने आसपास नमी और अम्ल आदि के संपर्क, नमी और अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वह नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे का जंग लगना, चांदी की पायल का काली हो जाना, तांबे के बर्तन पर हरी परत का जम जाना। संक्षारक में धातु का ऑक्सीकरण होता है। संक्षारक में क्या होता है, कोई भी धातु होगा उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के कारण उसका ऑक्साइड बनता है और उसी को हम संक्षारक प्रवृत्ति कहते हैं। बचाव के उपाय, प्रिवेंटेशन मेथड, पहला है पेंट करके बचा सकते हैं, दूसरा का है पॉलिश करके बचा सकते हैं, नमी से दूर रखकर बचा सकते हैं, कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर बचा सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। विकृत गंधिता, रेन एसिडिटी, खाने का खराब होना, विकृत, विकृत होना, विकृत, अजीब, स्ट्रेंज, गंधित, गंधा, गंध, इसमें अजीब गंध, स्ट्रेंज, इसमें जब वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें से अजीब गंध या स्वाद आने लगता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जब वसा या फैट, जब तेल से बने खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसमें एक अजीब किस्म की गंध या स्वाद आने लगती है। इस प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण पनीर का खराब होना। रोकने के उपाय, प्रिवेंशन मेथड, वायुरोधी बर्तनों में रखकर, इसको वायुरोधी बर्तनों में रखें ताकि ऑक्सीजन का संपर्क न हो सके। प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, चिप्स के पॉकेट में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस का भरना, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखकर प्रक्रिया को धीमा करना। इस प्रकार से हम विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे देखें। अध्ययन को एक नजर में देखा जाए तो चैप्टर एट ए ग्लास, देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके ए बी को बना देते हैं। उसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जब एक यौगिक दो अलग अलग छोटे यौगिकों में टूट जाता है उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ए बी टूटकर ए और बी में बनता है तो यह क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया। इसमें है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, जब ए बी सी के साथ क्रिया करता है तो ए सी बनाता है, बी को निकालता है, तो यह क्या है आपको सक्रियता श्रेणी के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों चौथी, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो यौगिक होगा तो ए बी और सी डी के नाम से, तो ए डी के साथ क्रिया करके ए डी बनाएगा, सी बी के साथ क्रिया करके सी बी बनाएगा। अब इस अभिक्रिया के आधार पर, उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा निकलती है, उष्माशोषी जिसमें उष्मा लेने पर अभिक्रिया होती है। आइए इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखें। इलेक्ट्रॉन के आधार पर रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण को देखें तो संक्षारण कोरेशन होता है। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में कोई पदार्थ आता है तो उसको संक्षारण कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल या गंध या स्वाद बदल जाता है तो इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रकार यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आप किसी भी सवाल के लिए तैयार रहे। तो प्यारे बच्चों
तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वह समय आ गया है जो कि भीषण संग्राम है। अब यहाँ से आपकी परीक्षा की मात्र 1 महीने बचे हैं, 30 दिन। एक एक विषय पर अगर बात करें तो 4 दिन से अधिक नहीं मिलने जा रहा है प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम जो भी वीडियो लाएंगे 1 दिन में 1 चैप्टर पूरा समाप्त किया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।